हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देख रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक रेट लॉ। तो रेट लॉ को देखने से पहले एक बार आप लॉ ऑफ मास एक्शन देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन को आप एक्टिव मास भी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ अगर आप रेट निकालते हैं तो आप जानते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से। तो आपने लिखा है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन, और ये एक साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब प्रोडक्ट है। तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो आप इसे इक्वल करने के लिए कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो वो कांस्टेंट मान लिया के है। तो यहाँ पर के को आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं। इस लॉ के बाद अब आप देखते हैं रेट लॉ। तो देखिए, फॉर ए रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो आप रिएक्शन ले रहे हैं वो किस पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के ही चलते हैं। तो देखते हैं आगे। तो ये आपने एक रिएक्शन देखी है जहाँ पे आपके रिएक्टेंट ए और बी हैं, ये कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आप मास एक्शन लॉ का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रिएक्टेंट के बेसिस पे ही हम इसे देखेंगे। तो देखिए, अगर उस रिएक्शन के लिए आप रेट निकालते हैं तो रेट और टी यहाँ पे सफिक्स में लिखा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो टेम्परेचर है वो रिएक्शन के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन। टी शो करता है कि आपका टेम्परेचर है, कांस्टेंट है। एक्स है ए की पार्शियल ऑर्डर, ऐसे ही वाई है बी का पार्शियल ऑर्डर। अब देखिए, तो रेट इज़ इक्वल होगा के और बाकी वैल्यू आपकी यही है। क्योंकि यहाँ पे टी कांस्टेंट है तो इसलिए टी को हमने छोड़ दिया है और इस टी का यूज़ नहीं किया जाता। ये केवल आपको एक बार बताने के लिए यहाँ लिख दिया है। नॉर्मल कंडीशन में ये टी आप सफिक्स में नहीं लगाएंगे। देखिए, तो ये जो इक्वेशन आपको मिली है इसे आप कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो x है वो ऑर्डर फॉर ए है, ऐसे ही y है ऑर्डर फॉर b, और ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर हैं। अगर आप x और y को प्लस करते हैं तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर केवल एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ही कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रेट लॉ भी एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन के, यानी आपका जो रेट कांस्टेंट है कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर एंड कैटलिस्ट पर। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय रेट ऑफ रिएक्शन है। तो के क्या है, रेट कांस्टेंट। इट मींस रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखते हैं यूनिट्स ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने के मान लिया, यानी अगर कोई एन मान लिया है तो आप कोई रिएक्शन लेंगे तो यहाँ पर उसका जो टोटल ऑर्डर है उसे हमने ए मान लिया है। तो देखिए कि ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट है ए, जिससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आप रेट लॉ से इसके लिए रेट इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब आप जानते हैं कि जो रेट की यूनिट है वो मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। तो वो आपने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर जो एम है ये मोल है, आपको ये मोलैरिटी लग रहा होगा, लेकिन ये गलती से लिख दिया है। आप याद रखेंगे कि ये मोल है, तो मोल पर लीटर या लीटर इन्वर्स अपॉन सेकंड है। ऐसे ही के को आपने के रख दिया है, और ये कंसंट्रेशन है
तो कंसंट्रेशन मोल लीटर इन्वर्स में है और इसका ऑर्डर मान लिया है कि n है, तो यहाँ आपने ऑर्डर रख दिया है। यहाँ से आपको k की यूनिट निकालनी है, तो k को आप जब यहाँ k की यूनिट जब फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगी इस तरह से। यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है, अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपकी k की यूनिट ये आती है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका k आएगा सेकंड इन्वर्स। तो जब आपने n की वैल्यू 0 रखी है तो यह है आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यह आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 2 रख के इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्डर होता क्या है। तो देखिए, द सम ऑफ द पावर्स टू द कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। ये सिग्मा है और ये है पार्शियल ऑर्डर, यानी जितने भी पार्शियल ऑर्डर हैं, सिग्मा का मतलब है आप उन सभी को ऐड कर देंगे तो आपका आएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, पार्शियल ऑर्डर जो है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो, इंटीजर और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। बट जो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन ऑन चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन ऑर्डर में बी चेंज। इट मीन्स अगर आप किसी रिएक्शन में उसके जो फैक्टर्स हैं उन्हें चेंज करते हैं तो ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। अब हम देखते हैं मोलिकुलैरिटी। तो देखिए, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि जो ऑर्डर आपने पढ़ा था आपने पढ़ा था उसमें कि ये एक्सपेरिमेंट से ही आप कैलकुलेट कर सकते थे, जबकि यहाँ पर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी सिंपल रिएक्शन के लिए ही आप मॉलिकुलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, यानी जो एक ही स्टेप में होती है। टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शन। इट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो दो लाइंस हैं और इससे ऊपर आपने ये वाली लाइंस देखी थी, यहाँ से आप ऑर्डर में और मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंपल रिएक्शन है, तो आपके ए और बी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं वो स्मॉलेस्ट इंटीजर हैं, तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या होगी, आप ए के जो मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपने वो, और बी के जो मॉलिक्यूल्स लिए हैं स्मॉल बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी मॉलिकुलरिटी आ जाएगी। तो मॉलिकुलैरिटी के लिए आप इस तरीके से एक फार्मूला बना सकते हैं कि मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल है सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। देखिए, इफ रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर। देखिए, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉलिकुलरिटी इज 1 और 2 और 3, यानी आपकी जो मॉलिकुलरिटी है इसकी पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती हैं, इसकी पॉसिबल वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकती हैं। फॉर ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is defined, but for overall complex reaction it has no significance। इसका मतलब है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप हैं हर एक स्टेप के लिए आप मॉलिकुलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आप ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे ये एक रिएक्शन ली है आपने कि 3A + B प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं D। अगर इसकी मैकेनिज्म हमने मान ली है कि A + B = क्या है C, तो यहाँ पर केवल 2 ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, तो मॉलिकुलैरिटी कितनी हो गई 2। अब क्योंकि यहाँ पर जो 3A है इसमें से 1A यहाँ पार्ट कर चुका है तो यहाँ 2A बचा है। अब ये 2A और ये बचा, और यहाँ जो आपने C बनाया है ये 2A और ये C मिलकर D बना रहे हैं, तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 1 मॉलिक्यूल कितने हो गए 3, तो यहाँ मॉलिकुलैरिटी कितनी है 3। तो आपके जो इस रिएक्शन के स्टेप थे आप इनके लिए तो मॉलिकुलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं,
लेकिन जो टोटल रिएक्शन है उसके लिए आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी आपकी नहीं हो सकती है कि आप इन्हें ऐड कर सकें। फॉर ए सिंपल बैलेंस्ड रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल होता है मॉलिक्यूलरिटी। ये केवल सिंपल बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए है, जब ये बात हमने की है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 और 2 और 1 और 2 और 3 ओनली। यानी जब आपकी मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3 होगी तब वही ऑर्डर होता है। इफ़ ऑर्डर 0, फ्रैक्शन एंड मोर देन 3, तो ये रिएक्शन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। तो आप याद कर लेंगे, अगर ऑर्डर की वैल्यू 0 है, कोई फ्रैक्शन है या मोर देन 3 है, तो इस तरह की रिएक्शन क्या होती हैं, आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। आगे देखते हैं, रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। एवरी टाइप ऑफ रेट कैन बी रिटन एज रेट इज इक्वल के, और ये रिएक्टेंट, और ऊपर जो चीज़ लिखी प्रीफिक्स में जो चीज़ लिखते हैं हम, वो क्या है, आपका ऑर्डर होता है। देखिए, इफ़ यानी ये इसमें इस इक्वेशन में अगर आप के की वैल्यू के आर रखें, तो ये जो आपने सफिक्स में आर रखा है, इस आर का मतलब है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पर अगर हम आर रख देंगे तो उसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट था ये किसके लिए है, रिएक्शन के लिए है। तो इस कंडीशन में जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। अगर आप के सफिक्स में डी रख देंगे तो वो आपका होगा रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस। D4 है आपका डिसअपीयरेंस। इस कंडीशन में रेट क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अगर आप इस के सफिक्स में ए रख देंगे, जो कि ये लिखा है, तो वो आपका होगा रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस। तो इस कंडीशन में आपका रेट क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आपके सामने एक सिंपल रिएक्शन है, इसके लिए हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो हमने क्या रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपने क्या रखा है, के की बेस पे यानी इसकी सफिक्स पे आर रख दिया है। तो आर है और क्या है, N2, और मान लिया है कि इसका जो पार्शियल ऑर्डर है वो x है और H हाइड्रोजन का पार्शियल ऑर्डर कितना है, y है। तो वैल्यू आपकी इस तरह होगी। लेकिन जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिसअपीयरेंस आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए होगा। तो यह पहले आपने नाइट्रोजन का कैलकुलेट किया है, तो आपने क्या किया है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी इस सफिक्स में N2 यानी नाइट्रोजन के लिए है ये, और आपका N2 इसके पार्शियल ऑर्डर है x, H2 इसका पार्शियल ऑर्डर है y। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो आपका जो रेट कांस्टेंट है डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन की है, तो D है डिसअपीयरेंस और H है, H2 का मतलब हाइड्रोजन। ये वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। ऐसे ही आप रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के लिए कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से। तो अमोनिया रिएक्शन में अपीयर हो रही है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है उसके सफिक्स में आपने ए लिख दिया है, और ये किसके लिए, अमोनिया के लिए। बाकी वैल्यू आपकी यही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के N2, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 1 है तो अपॉन में 1 है। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2, लेकिन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 हैं तो अपॉन में आपने 3 लिया है। ऐसे ही है रेट ऑफ अपीयरेंस NH3, तो ये लिया है आपने, और इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। तो एक सिंपल रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। KR है रेट ऑफ रिएक्शन, KD रेट ऑफ KR है आपका रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, KD है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस, और डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट का होगा इसीलिए यहाँ पे सफिक्स में लिखा हुआ है, और अपॉन है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट के, इज इक्वल होगा रेट कांस्टेंट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस है प्रोडक्ट का, और अपॉन है रेट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये है, तो जो आपने न्यू यूज़ किया है, इस न्यू को, ये जो सिंबल है न्यू, इसे आप कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं आप कि आपको दिया गया है डाई नाइट्रो पेंटा ऑक्साइड डीकम्पोज एज फॉलो। रिएक्शन है ये आपकी, यहाँ पर ये सब वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 एंड K3। तो आप देख सकते हैं ये आपका K1, ये आपका K2, ये आपका K3। तो आप जानते हैं इस चीज़ का यूज़ करके आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन 1। तो जब आप रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि इसका 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे अपॉन है 1, और N2O5 कहाँ आपने सफिक्स में लिया है क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है। ऐसे ही आप लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस NO2, तो NO2 अपीयर है, NO2 रेट ऑफ फिर से अपीयरेंस है O2 की, क्योंकि ये दोनों क्या है अपीयर हो रहे हैं। अब देखिए इसका हाफ मॉलिक्यूल है तो अपॉन में हाफ है, यानी ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं अपॉन में 2 है, इसका 1 मॉलिक्यूल है अपॉन में 1 है। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन में ये जो चीज़ दी गई है आपको, ये यहाँ पर इतनी वैल्यू क्या है, ये है आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, N2O5 का। ये है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी हाँ सही है, ये है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस किसके, NO2 के लिए, और ये है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस O2 के लिए। तो इन सब की वैल्यू आपको दी गई है, तो आप इन सबको इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करने पर आएगा आपका ये, और जो मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं यानी जो आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आप जानते हैं अपॉन में आ जाता है, आप इस तरह लिख लेंगे। इन सबको सॉल्व आप जब करेंगे तो देखिए आपका आएगा K1 इज इक्वल K2 अपॉन 2 इज इक्वल 2K3। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इट इज़ एन एक्सप्रेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। तो देखिए आपने एक रिएक्टेंट लिया है A जिससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की है तब आप टाइम क्या है आपका 0 सेकंड है, यानी अभी आपने बस रिएक्टेंट ही लिया है। तो मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a है, या फिर आप इसे A0 मान सकते हैं, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वैल्यू ली है। कुछ देर बाद जब रिएक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, तो यानी मान लिया कि जो टाइम कितना है वो t हो गया है, t सेकेंड हो गया है, और इस टाइम जब t इजिकल टू t है, यानी कुछ देर बाद a कंसंट्रेशन में से x मॉलिक्यूल डीकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इस टाइम पर जो आपका रिएक्टेंट A है इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a है, इस स्मॉल a में से x मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे a माइनस एक्स किया है। तो या तो आप ये रख सकते हैं, या फिर मान लिया है कि इसकी कंसंट्रेशन A0 से AT हो रही है। AT यहाँ टाइम है, यानी इस टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो आपने AT ली है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू करके आप यूज़ करके इसे आगे करेंगे। तो देखिए वेयर A और A0 इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, A माइनस एक्स और AT रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, x और A0 माइनस AT कंज्यूम्ड अमाउंट टिल टाइम t। और ये सारी वैल्यूज़ आप मोलैरिटी, पार्शियल प्रेशर और मोल्स की रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। अब देखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इट इज़ पार्ट ऑफ रिएक्शन विच इज़ कंप्लीटेड एट टाइम t। तो इसे हमने अल्फ़ा से प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये t टाइम पे कंप्लीट हो रहा है इसलिए इसके सफिक्स में t है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा t इज इक्वल है कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टिल टाइम t अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 से ग्रेट रहेगी और जो 1 है उसके इक्वल या फिर उससे लेस देन रहेगी। अगर आपको कंप्लीशन परसेंटेज निकालना हो तो आप ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बस यहीं पे क्या आएगा इनटू 100 हो जाएगा। अब देखिए टी अल्फ़ा और टी 100 सफिक्स में 100 अल्फ़ा परसेंट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो टी हाफ है, यानी रिएक्शन को पूरा होने में अगर टाइम टी लग रहा है तो टी हाफ का मतलब ये है कि
आधी रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को आपने टी हाफ माना है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है वो टी हाफ या टी 50% है। इसी तरीके से आप अलग अलग टाइम ले सकते हैं। टी 0.4 यहाँ पर 25% कंप्लीट होगी, टी 75%, टी 7/8%, अलग अलग टाइम आप इस तरह ले सकते हैं। देखिए, इट इज़ द टाइम इन विच अल्फा पार्ट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। इसकी वैल्यू है अल्फा इज इक्वल एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल होगा आपका a अल्फ़ा। और क्योंकि a को आगे हमने a नॉट भी माना था तो इस स्मॉल a की जगह हम a नॉट लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, एट एनी t सफिक्स अल्फ़ा, तो आप मान लेंगे जो ए टी है, ए टी इज इक्वल ए माइनस एक्स है, और a की वैल्यू आप जानते हैं a नॉट थी और x की ए नॉट अल्फ़ा है। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू भी मिल सकती है।